नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे साथ। मेरा नाम प्रवीण दीक्षित है और आप लोग जुड़ गए हैं टेस्ट कोच बाय एस चंद के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जहां मैं लेकर आता हूं आप लोगों के लिए सामान्य हिंदी की ये बेहतरीन कक्षा। इस कक्षा में हम लोग बात करते हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स को लेकर, और अभी तक हम लोगों ने प्रीवियस ईयर पेपर्स में 2024 का CUET का हिंदी का पेपर हल किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको वो पेपर समझ आया होगा, उसके सारे क्वेश्चंस कैसे आंसर करने थे, क्या ट्रिक थी और किस तरह से हम इसको जल्दी हल कर सकते हैं, ये जानकारी आप तक पहुंच पाई होगी। 2023 का एक प्रश्न पत्र हमने हल करना शुरू किया था, जिसके 25 प्रश्न हम हल कर चुके थे। अब 25 प्रश्नों की बारी है, तो पार्ट 2 में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। दोस्तों, अभी तक हमने जो 25 प्रश्न हल किए थे उसमें से देखा कि अधिकतर जो प्रश्न थे वो थे अपठित गद्यांश और पद्यांश से, यानी करीबन 15 प्रश्न हमने किए थे। अब क्योंकि 2024-2023 में एक कॉन्सेप्ट चलता था, और वो कॉन्सेप्ट ये था कि यहां पर 50 में से 40 प्रश्न आपको करने होते थे। अब माहौल बदल गया है, 50 में से 50 प्रश्न आपको हल करने होंगे। आपके लिए सारे प्रश्न कंपलसरी कर दिए गए हैं। ऐसे में हम लोगों की जिम्मेदारी थोड़ी बढ़ जाती है, थोड़ी सी जो गंभीरता है उसको हमें बढ़ाकर चलना होगा। लेकिन फिलहाल आपको गंभीर होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स, और आज हम इस पर आगे बात करें उससे पहले मेरा नाम प्रवीण दीक्षित है, आप लोग जानते ही हैं। मैं काफ़ी समय से हिंदी की कक्षाएं ले रहा हूं, करीबन 10 साल से अधिक का अनुभव मेरे पास है। खैर, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट तो है कि हम लोग किस तरह से तैयारी करें। क्योंकि मेरे अनुभव से आप सीख सकते हैं। आप का जो एग्जाम होगा उसके अंदर आप मुझे ले नहीं जा पाएंगे, मेरे अनुभव को ले जा पाएंगे, है ना। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, मैं आप लोगों के साथ में हूं। फिलहाल हमारे सामने ये 2023 का प्रश्न पत्र था, जिसके ऊपर हम लोग बातचीत कर भी रहे थे। पिछली बार हम लोगों ने बात भी की थी कहां कहां से किस किस तरह से प्रश्न आए हैं, और इस प्रश्न पत्र के अंदर हम लोगों ने समझा भी था कि कौन कौन से टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हालांकि हमने देखा था कि इसमें मैक्सिमम जो क्वेश्चन थे पिछले पार्ट में वो यहां से थे। अब बाकी के टॉपिक से भी हम लोग प्रश्नों को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। लेकिन अगर अभी तक आपने टेस्ट कोच का जो ऐप है वो अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, तो उसको डाउनलोड कर लीजिए और इंस्टॉल कर लीजिए अपने फ़ोन में, अपने लैपटॉप में, और वहाँ पर शुरू हो जाइए। इसके टेस्ट देने का काम शुरू कर दीजिए। मॉक टेस्ट आपके लिए अवेलेबल है, और भी कई सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। आप वहाँ पहुँचेंगे तो आपको बहुत सारी सुविधाएं वहाँ पर देखने को मिलेंगी, है ना। फिलहाल हम लोग कोशिश कर लेते हैं अपनी चीज़ों पर पहुंचने की, और हम लोग क्या तैयारी करने वाले हैं। 25 प्रश्न हो चुके हैं। आप लोगों ने मुझे अभी तक बताया नहीं है कि आपको 25 में से कितने मार्क्स मिले हैं, वो ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। अगले 25 प्रश्नों के लिए मैं आपके साथ हाजिर, और पहला प्रश्न आज का ये रहा आपके सामने। प्रश्न आसान है, बस सोचना है, पढ़ना है, विचार करना है और उत्तर लगा देना है। प्रश्न क्या है भाई? देखिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यहां से अब आप कहें कि सर ये एक प्रश्न है, नहीं, ये एक प्रश्न नहीं है, ये कुल 4 प्रश्न है जिनको एक साथ रखा गया है। ऐसे प्रश्न वहां पर अधिक देखने को मिलेंगे, है ना। तो हमारा जो ज्ञान है वो बढ़ा के रखना पड़ेगा, तब जाके हम इस तरह के प्रश्नों को हल कर पाएंगे। हालांकि थोड़ा सा लॉजिक लगा देंगे तो कहानी आसान हो जाएगी। कैसे? जो क्षमा करने योग्य हो क्षम्य होता है, सरल है ना। जो कम जानता हो अज्ञात, अल्पज्ञ, कुलीन, भाई अल्पज्ञ होता है। जो अच्छे कुल में जन्म लेता है वह कुलीन कहलाता है, और जिसे जाना न जा सके उसे हम क्या कह देते हैं? अज्ञात कह देते हैं, है ना। यही है ना, ठीक है ना। तो ये आसान हो गया। तो यहां पर हम देखें कि डी का 4 जा रहा है, और डी का 4 यहीं लिखा हुआ है एक ही जगह पे, तो आंसर जो आ जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आसान था ना, सरल क्वेश्चन था ना, प्रश्न बहुत आसान था, बस थोड़ा सा सोच विचार करना था, कठिन कुछ नहीं था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने फिर से वाक्यांश के लिए एक शब्द से, और प्रश्न पूछा है कि जहां पहुंचना कठिन हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम दुष्कर कहते हैं, दुर्गम कहते हैं, सुगम कहते हैं, या जटिल कहते हैं। इसके ऑप्शन के बारे में थोड़ा सा विचार कर लें। देखिए, दुष्कर शब्द जो है यहां पर अगर हम देखें तो दुह धन कर विसर्ग संधि बनी। कौन सी संधि बन रही है? विसर्ग संधि बन रही है। लेकिन अगर मैं देखो, यहां एक बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुनना मेरी बात। अगर मैं देखता हूं दुह धन कर तो विसर्ग संधि है,
इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। विसर्ग संधि क्यों है? क्योंकि यहां पर विसर्ग था, इसका मेल हुआ तो विसर्ग का स बन गया, श बन गया, है ना। लेकिन अगर यहां पर पूछ ले कि उपसर्ग क्या है, तो उपसर्ग दुस लगेगा। क्या लगेगा? दुस। ये जो दुह होता है ना दोस्तों, इसके दो उपसर्ग बनते हैं, एक तो बनता है दुस और एक बनता है दुर। ठीक है, ये दो ही उपसर्ग बनते हैं। अब चाहे अगर आपके सामने शब्द आ जाए, आपने देखा होगा एक शब्द है शासन, ये शब्द आए तो भी दुस उपसर्ग लगा है। दुष्कर लिखा है तो भी उपसर्ग दुस ही लगा है। इस तरह के प्रश्न आपको कंफ्यूज हमेशा करेंगे। जब एग्जाम आप देंगे तो अगर आपके सामने इस तरह का प्रश्न आ जाए और पूछे कि भैया ये बताइए इसमें उपसर्ग कौन सा लगा है, तो दुस लगाते हैं, दुष या दुष नहीं लगता। ये श श स वाला मामला क्लियर है। अब यहां देखें दुर्गम, तो दुह धन गम, है ना, दुह धन गम से बन गया दुर्गम। अब ये जो दुर्गम शब्द है, इस दुर्गम के अंदर गम मतलब जाना, कर मतलब करना, क्री धातु तो करना, गम मतलब जाना, गम्य धातु। अच्छा, सुगम, सु मतलब अच्छा, गम मतलब जाना। अब यहां पर पूछा है पहुंचना कठिन हो, तो जहां पहुंचना या जाना कठिन हो उसको हम क्या कह देंगे? दुर्गम कह देंगे। सही उत्तर जो बन जाएगा ऑप्शन नंबर 2 होगा। गलती से भी ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 वो भी गलत है। सुगम तो आसान हो जाएगा ना, जहां पहुंचना आसान हो, सुगम है भाई। हम कहते हैं भाई हमारे शहर का रास्ता सुगम है, सुगम है मतलब हम आसानी से पहुंच पाते हैं। दुर्गम है मतलब कठिन है। जैसे हम कहते हैं कि भाई पहाड़ों का जो इलाका है, पहाड़ों पे का जो रास्ता है वह दुर्गम रास्ता है। दुर्गम है मतलब कठिनाई से पहुंचा जा सके। अब एक शब्द यहां पर दिखा है जटिल, जटिल शब्द बना है जटा में इल प्रत्यय लगाकर, ठीक। और ये जो इल प्रत्यय है मतलब उसके समान, इसलिए प्रयोग होता है। इल प्रत्यय समान को दिखाता है। तो यहां पर जटा मतलब, जटा देखी है ना आपने, भगवान शिव की एक जटा देखी होगी आपने। कई साधु सन्यासी जटा रखते हैं। अभी महाकुंभ का आयोजन था भारत में, तो बड़ी बड़ी जटाएं थी। वो जटाएं मतलब उलझी हुए बाल, उलझे हुए बाल, तो जटा मतलब उलझा हुआ, इल मतलब जिस प्रकार जटा उलझी होती है वैसा। तो जटिल शब्द का मतलब होता है जटा के समान उलझी हुई बात, जटिल बात है ना। हम कई बार कहते हैं सर ये प्रश्न बड़ा जटिल है। जटिल कैसा है? क्योंकि जटा के समान उलझा हुआ है, बहुत कठिन है, थोड़ा सा कठिन हो गया, इसको सुलझाना थोड़ा सा कठिन हो गया, तो उसको हम कह देते हैं जटिल। ठीक है, बात स्पष्ट है। जटिल, सुगम, दुर्गम, दुष्कर, आंसर क्या आ गया? दुर्गम आ गया। अगले प्रश्न पे चल देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। नीच स्वभाव का मनुष्य। अब देखो यहां पर हमारे सामने 5 ऑप्शन दे रखे, ए बी सी डी ई, और ऑप्शन में उन्होंने दे रखा है ए बी सी, डी ई ए सी डी या ई बी सी ए। अब इस तरह के प्रश्न आपको अधिक वहां पर परेशान करेंगे। इस पे अगर आपने काम कर लिया, इस पर आपने प्रैक्टिस कर ली, तो ये आपके लिए वहां की राह जो है वो आसान कर देंगे। देखते हैं क्या है प्रश्न। नीच स्वभाव का मनुष्य, सही उत्तर का चयन करना है। और स्वाभाविक बात है उन्होंने विलोम शब्द नहीं रखा, मतलब अर्थ के बारे में बात चल रही है। दैत्य, राक्षस, असुर, ये 3 तो नीच स्वभाव के मनुष्य होते ही हैं, है ना। दीति के पुत्र दैत्य कहलाए, राक्षस कहलाए, असुर कहलाए। उत्तम व्यक्ति को तो नीच स्वभाव का मनुष्य नहीं कह सकते, तो ये तो कैंसिल हो गया। और जो बनावटी ना हो वह असल हो सकता है ना, यथार्थ हो सकता है, वह उसको हम नीच स्वभाव का मनुष्य तो नहीं कहेंगे। तो ये 2 कैंसिल हो गए। बचा हमारे पास में ए बी सी का मामला, और ए बी सी जो है वो ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। बाकी सब मामला गलत। बहुत आसान था, लड्डू जैसा प्रश्न था। बड़ा देखकर घबराना नहीं है, पढ़ना है, आसानी से समझना है और उत्तर लगा देना है। अगला प्रश्न, आधार का अर्थ क्या होता है? अच्छा, अवलंब, असीम या अवस्था। अब देखो कितना आसान सा प्रश्न है, पर जिसको पता होगा वही लगा पाएगा। देखें, अच्छा, अच्छा मतलब अच्छा बुरा, विलोम शब्द है। अच्छा, अवलंब का मतलब क्या होता है? आपने एक शब्द सुना होगा, पढ़ा है नाम, स्वावलंबी। स्वावलंबी मनुष्य कौन होता है? जो स्वयं के
ऊपर रहे, वह किसी के सहारे ना रहे, किसी अन्य के ऊपर आश्रित ना हो, तो स्वावलंबी है। स्वावलंबी का मतलब होता है, देखो अवलंब का मतलब होता है सहारा। क्या होता है? अवलंब का मतलब सहारा। ठीक है, तो स्वावलंबी में स्वधन अवलंबी, जो अवलंबी सहारे है किसके? खुद के, तो उसको हम स्वावलंबी कह देते हैं, है ना। परावलंबी मतलब दूसरों के ऊपर सहारे, दूसरों के ऊपर सहारा लेके टिका है। यहां पर देखा सहारा, तो आधार शब्द क्या होता है? सहारा ही तो होता है ना। आधार और आधेय, यह आधार है, यह आधेय है, यह जो है इस पर टिका हुआ है, तो यह क्या हो गया? ये आधार हो गया। ये क्या हो गया? ये आधेय हो गया। जो किसी पर टिका हुआ हो वह आधेय है, ये आधार है, तो यहां पर सही हो गया। अच्छा, असीम क्या है? जिसकी कोई सीमा ना हो। सीमा शब्द सुना है ना आप लोगों ने? सीमा, सीमा में हमने क्या लगा दिया? अ लगा दिया, तो जिसकी सीमा ना हो वह असीम है। इसी प्रकार अवस्था की बात करें, भाई अवस्था का मतलब आयु से जुड़ जाता है ना। आपकी कितनी आपकी क्या अवस्था है? 40 की अवस्था है, 20 की अवस्था है, 15 की अवस्था है, 16 की अवस्था है, ये अवस्था है। तो अवस्था शब्द आयु से जुड़ गई। यहां पर जो सही उत्तर बना वो बना अवलंब। ठीक है, प्रश्न कठिन नहीं था, लेकिन ऑप्शन ऐसे थे कि सामान्यतः लोग गलतियां कर लेते हैं इसके उत्तर लगाने में। खैर, यह आसान प्रश्न है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, और इस तरह के कई सारे प्रश्न आपको हल करने हैं वर्तनी वाले। अच्छे से तैयार करके जाइएगा, क्योंकि इसके अंदर कोई बहुत ज्यादा ट्रिक नहीं है। चीजों को ध्यानपूर्वक आप अपने मनन में रखेंगे तो ही कर पाएंगे। देखिए यहां पर कहानी क्या है? उज्ज्वल शब्द दे रखा है, उज्ज्वल, 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 उज्ज्वल। क्या है कहानी? यह है, एक शब्द आपने सुना है ज्वल, या ज्वलन शब्द सुना होगा, ज्वलन या ज्वाला शब्द सुना है, तो ये ज्वल से बना है। और इसके साथ में हमने एक उपसर्ग लगाया उत, और उत का मतलब तो आप जानते हैं, उत मतलब ऊपर, श्रेष्ठ, है ना। तो उत धन ज्वल। अब संधि क्या कहती है? अगर आपने व्यंजन संधि का ध्यान दिया हो, व्यंजन संधि में नियम नंबर 3 यह कहता है कि त का मेल यदि ज से हो जाए तो त का भी ज बन जाता है। ठीक, तो ये ज इसमें जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? ये आधा त वाला ज हो गया, और बाकी का आधा ज तो था ही इसके अंदर। तो इस तरह से बन गया उज्जवल, और सही शब्द क्या बन गया? ये बन गया ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है? बात स्पष्ट हुई? भाई देखो, प्रश्न का उत्तर क्या है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कैसे निकला ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये सीख गए, अब गलतियां नहीं करोगे, है ना। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशुद्ध तद्भव तत्सम युग्म को छांटिए। देखो सही नहीं, अशुद्ध ढूंढना है। कैसा ढूंढना है? ये गलतियां मत करना, है ना। वहां पे देख लेना, शुद्ध पूछा है, अशुद्ध पूछा है, नहीं है पूछा है, पूछा है। जैसे इसका पर्यायवाची लिखिए या पर्यायवाची नहीं है, तो इस तरह की चीजों से कंफ्यूज मत होइएगा। आइए देखते हैं। आंसू, अश्रु, परसों, परश्व, हिया, हार, पांव, पाद। देखो पाद से तो पांव बना, ये बिल्कुल सही है। अश्रु से आंसू बना, ये भी करेक्ट है। परश्व से परसों बना, प्रतिवेशी से पड़ोसी बना। अब ये जो हिया शब्द है, हिया शब्द हार से नहीं बना, किससे बना? ये याद कीजिए, मैंने एक दिन आपको क्लास में बताया भी था। हृदय शब्द से हिया शब्द बना है ना। हिया शब्द हृदय से बना है, तो सही उत्तर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 बन जाएगा। ठीक है, अशुद्ध है ये। चलिए जी, अगला प्रश्न आपके सामने। वापस तत्सम तद्भव देशज विदेशज से प्रश्न है। बहुत आसान चीजें होती हैं, एक बार अगर ध्यान से पढ़ लें तो सब आसानी से बन जाती हैं। फिलहाल क्या प्रश्न है? निम्न में से तत्सम और तद्भव, देशज और विदेशज, 4 उन्होंने कैटेगरी दे दी। सूची 1 में, सूची 2 में 4 शब्द दे रखे हैं। अगर आपने विदेशज देशज शब्द पढ़े हैं, अगर आपने देशज शब्द पढ़े हैं, तो एक बहुत बार पढ़ाया जाता है खिचड़ी शब्द। खिचड़ी शब्द देशज शब्द है, यह तय है। अच्छा, जहाज की बात करें तो जहाज शब्द हमारे यहां से नहीं आया, तो यह सही लगा हुआ है। अब तत्सम तद्भव में कंफ्यूजन, तो तत्सम शब्द है यहां पर आम्र, और तद्भव शब्द है फूल। शब्द क्या है? एक शब्द है फुल्ल, इसी फुल्ल से शब्द बना फूल। और एक शब्द है पुष्प, इससे बना पुष्प। ठीक है, यहां पर एक शब्द दे रखा है तत्सम का आम्र, इसी से बना आम। ठीक है,
जहाज शब्द अरबी फारसी है, खिचड़ी शब्द देशज है। तो हम देखें तो यहां पर पहले A3 आना चाहिए और A3 यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां है। B1 हो जाएगा, C2 हो जाएगा और D4 हो जाएगा। सही उत्तर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न लीजिए। अगला प्रश्न, और प्रश्न क्या है? छायावाद के कवि कौन से हैं? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, श्रीकांत वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और नागार्जुन। अब जिन्होंने देखिए, रचनाएं रचनाकार यहां पर सिर्फ टॉपिक नहीं है, टॉपिक है हिंदी साहित्य का इतिहास। जिसने हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रखा है उसके लिए यह प्रश्न आसान है। सोच के बताइए क्या उत्तर हो सकता है। आसान है वैसे प्रश्न कठिन है नहीं, है ना, आसान ही है प्रश्न। देखो, हम जब छायावाद की बात करते हैं, किसकी? छायावाद की जब बात करते हैं तो हमारे सामने छायावाद के 4 स्तंभ की बात आती है। 4 स्तंभ की बात आती है। और वो 4 स्तंभ कौन से हैं? हमको याद किया कराया जाता है निराला, पंत, प्रसाद और महादेवी। देखा जाए तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं प्रसाद। जयशंकर प्रसाद ही वे थे जिन्होंने छायावाद को कह सकते हैं अपने स्तर पे शुरू किया। प्रसाद की ही लेखनी थी जो हिंदी, संस्कृत निष्ठ हिंदी के साथ उतरी और कई तरह की उन्होंने विधाओं पर काम किया। उन्होंने कविताएं लिखी, उन्होंने खंड काव्य लिखा, उन्होंने महाकाव्य लिखा, उन्होंने नाटक लिखे, उन्होंने कहानी लिखी, उन्होंने उपन्यास लिखे। तो जयशंकर प्रसाद ने उस समय में लगभग सभी विधाओं पर काम किया। इनके 2.5 उपन्यास हैं, इनके कई नाटकें हैं जो आज भी बहुत ज़्यादा फेमस हैं, आज भी उसके ऊपर कई जगहों पर नाटकें होती रहती हैं। अगर मैं बात करूं इनकी कविताओं की तो कामायनी का नाम आपने सुन ही रखा है ना, तो बहुत ज़्यादा फेमस रहे। इसके बाद में फिर पंत ने भी लिखा, है ना, निराला ने भी लिखा, महादेवी ने भी लिखा। इनके चारों के पूरे पूरे नाम आपको याद होना चाहिए। महादेवी का महादेवी वर्मा हो गया, जयशंकर प्रसाद हो गए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो गए और सुमित्रानंदन पंत हो गए। तो हमारे सामने 3 नाम तो दिख रहे हैं, एक जयशंकर प्रसाद दिख रहे हैं, महादेवी वर्मा, निराला दिख रहे हैं। श्रीकांत वर्मा और नागार्जुन ये उत्तर छायावाद के कवि हैं, मतलब छायावाद के बाद के कवि हैं। तो हमारे सामने A, B और D सही हो और A, B, D हमको दिख गया ऑप्शन नंबर 3 पे। ठीक है, आसान है, ज्यादा कठिन है नहीं। चल अगला प्रश्न, फिर से इसी टाइप का प्रश्न है, आपको सोच समझकर उत्तर लगाना है। कविता क्या है? पद्मावत, रुकोगी नहीं राधिका, ए लड़की। अब आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी रचना किसकी है। देखो, अब जब इस तरह के प्रश्न आते हैं ना, तब हम लोगों को कंफ्यूजन ज्यादा होता है कि क्या उत्तर लगाएं, है ना। इस तरह के कंफ्यूजन हमको ज्यादा होते हैं। तो क्या करें? सबसे पहले देखो, कविता क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक निबंध है। ठीक है, प्रसिद्ध निबंधकार रहे, इन्होंने इतिहास लिखा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम आप लोग जानते ही होंगे। दूसरा नाम आता है पद्मावत का। पद्मावत जो कि देखा जाए तो मध्यकाल और पूर्व मध्यकाल या यूं कहें भक्तिकाल के एक कवि माने जाते हैं, है ना। इन्होंने पद्मावत लिखा, तो पद्मावत जो है वो फर्स्ट पे चला गया। तो हमको ये तो पता चल गया कहां पे दिख रहा है। ए का बी यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। बी का 1 यहां भी है, यहां भी है। तो ये तो कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये 2 तो कैंसिल हो गए। अब बचा सी का 3, डी का 4, सी का 4, डी का 3। कृष्णा सोबती, रुकोगी नहीं राधिका, उषा प्रियमवदा, ए लड़की। इनको भी ऐसे आप क्रॉस कर दीजिए, सही हो गया। रुकोगी नहीं राधिका, ये चला जाएगा, ये वाला आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, रचनाएं याद करनी पड़ेंगी। देखो, रचनाएं रचनाकार जब तक तैयार नहीं करेंगे तब तक काम चलेगा नहीं। थोड़ी बहुत चीजें तो एटलीस्ट याद होनी चाहिए। ठीक है, वैसे फिर भी इसको उन्होंने ट्विस्ट किया, अदरवाइज इतना ट्विस्ट ही नहीं आता। एक आध अगर आपको याद है, 2 याद है, तो आप उसके जरिए टेबल बना पाते हैं। खैर, अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन कार्यालयी पत्र नहीं है? देखो, कार्यालयी पत्र मैंने कल कहा था, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र। और औपचारिक पत्र वो उसमें
कार्यालयी पत्र आ जाते हैं। अब यहां क्या लिख दिया इन्होंने, कार्यालय पत्र नहीं है। तो अब कार्यालय पत्र जो कार्यालयों में प्रयोग होते हैं, प्रार्थना पत्र, संपादक के नाम पत्र, प्रेस विज्ञप्ति या निमंत्रण पत्र। स्वाभाविक बात है, प्रार्थना पत्र औपचारिक पत्र है, कार्यालयों में प्रयोग होता है। संपादक के नाम पत्र, स्वाभाविक बात है, संपादक के कार्यालय को ही लिखेंगे। प्रेस विज्ञप्ति एक तरह का औपचारिक पत्र है, लेकिन जो निमंत्रण पत्र है वो औपचारिक तो है लेकिन कार्यालयों में प्रयोग नहीं होता। तो ये सही उत्तर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बहुत सिंपल था, आसान प्रश्न था। इन्होंने पूछा है कार्यालयी पत्र नहीं है, तो निमंत्रण पत्र कार्यालयी पत्र नहीं है। चलिए, मुहावरे और लोकोक्ति से रिलेटेड प्रश्न है, आसान प्रश्न है, सोचना है। आंखों में खटकना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इच्छा पूरी करना, आंसू आ जाना, बुरा लगना या धीरज बंधाना। क्या होगा? आंखों में खटकना, इच्छा पूरी करना। भाई खटकना का मतलब समझते हो ना, कई बार होता है जैसे हम लोग कहीं बाइक से जा रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है और धूल का कोई कण तिनका कुछ आंख में चला जाता है। कई बार हमारी बाल आ गया आंख में, तो हमको दिक्कत आती है। उसको क्या कहते हैं? आंखों में कुछ खटक रहा है ना? तो वही आंखों में खटकना। आंखों में खटकना मतलब आंसू आ जाना? नहीं। इच्छा पूरी करना? नहीं। धीरज बंधाना? नहीं। तो आंसर क्या आ जाएगा? बुरा लगना। अब ये आंखों में खटकना, कई बार मनुष्य भी आंखों में खटकने लगते हैं, है ना? जिस व्यक्ति को हम नहीं पसंद करते हैं, अगर वो हमको दिख जाए, या कहीं हम गए किसी पार्टी में, किसी अच्छे जगह पे कि आज अच्छा मूड बना के वहां बैठेंगे और वो दिख जाए, तो फिर हमारी आंखों में वो खटकता रहता है, लगता है यार ये कहाँ आ गया, है ना? तो मनुष्य भी आंखों में खटकता है। वो उस तरह से इसका प्रयोग होता है मुहावरे में। चलिए साहब, तो इस तरह से हमारे कुछ प्रश्न कंप्लीट हुए। आइए अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले हाँ, अगर आपने अभी तक इसको नहीं उपयोग किया है, इसका उपयोग कर लीजिए। CUET एग्जाम मॉक टेस्ट आपके लिए अवेलेबल है। डाउनलोड करिए ऐप को आज ही, जिसके अंदर 100% ऑनलाइन क्लासेस आपको मिलेंगी। एक्सपर्ट गाइडेड प्रिपरेशन यहाँ पर होगी। आप टेस्ट और मॉक एग्जाम्स दे पाएंगे। पर्सनलाइज्ड डाउट सॉल्विंग सेशन यहाँ पर अवेलेबल है, और 50% अप टू 50% का स्कॉलरशिप भी आपके लिए अवेलेबल है। आप इसको एक बार प्रयास कीजिए, आपके लिए लाभदायक होगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों। प्रश्न क्या है? प्रश्न यह है कि अब यहां पर फिर से आपके सामने 4 लोकोक्ति मुहावरे दिए हैं और उनके अर्थ दिए हैं। अब इनको दोनों को जोड़ना है। देखें जरा क्या दिया है। काला अक्षर भैंस बराबर, चोर की दाढ़ी में तिनका, जिसकी लाठी उसकी भैंस, सांच को आंच कहां। देखें क्या लगेगा? निरक्षर आदमी, है ना? आसान था। काला अक्षर भैंस बराबर, यह तय हो गया। चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी स्वयं भयभीत होता। हाँ, तो ये अपराधी स्वयं भयभीत होता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब शक्तिशाली का हर का जो काम हर जगह होता है। और सांच को आंच कहां, यहां सांच मतलब सच्चाई की बात है, तो सांच को आंच कहां मतलब जो सच्चा है उसे डर नहीं होता। तो यहां पर देखें तो A1 A2 हो रहा है। A2 यहां नहीं है, यहां है, यहां है, यहां है। B जो है वह जा रहा है 4 में, B4। तो B4 यहां है, यहां नहीं है, यहां भी B4 है। यहां तो खैर मामला पहले से ही कैंसिल है। ठीक है, तो ये वाला तो पहले ही कैंसिल हो गया, ये वाला भी कैंसिल हो गया, ये वाला भी कैंसिल हो गया। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 3। A2 हो गया, B4 हो गया, C1 हो गया और D3 हो गया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न। निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग लगा हुआ है? क्रोध, गैर हाजिर, रक्षा या भावना। देखो, वैसे तो आप लोग पहचान ही लिए होंगे, उपसर्ग लगा है, उपसर्ग की बात चल रही है और हमारे सामने एक उपसर्ग है गैर, है ना? ये गैर शब्द जो है गैर उपसर्ग है, प्लस किसके साथ लग गया? हाजिर के साथ। और ये अरबी फारसी का विदेशज उपसर्ग है गैर। ठीक है, देखा जाए तो यह बिंदी लगेगी गैर हाजिर, है ना? तो गैर हाजिर, जो हाजिर ना हो वह गैर हाजिर है, और यहां पर उपसर्ग गैर लगा है। तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। प्रत्यय से जुड़ा हुआ प्रश्न, मैंने कहा ना, उपसर्ग और प्रत्यय जिन्होंने अच्छे से कर लिए उनका संधि में भी आसानी हो जाएगी, समास में आसानी हो जाएगी। आप जब वर्तनी शुद्धि देखते हैं वहां पर उनके लिए आसानी हो जाएगी। और यहां देखिए प्रत्यय का प्रश्न आता है सीधा सीधा, तो इसमें तो आ ही जाएगा। देखिए क्या पूछ रहा है? त्व प्रत्यय से युक्त अस्तित्व, व्यक्तित्व, वाणिज्य, स्वास्थ्य, कटुता।
इसमें तो लगा है ता प्रत्यय, है ना, और इसमें यह प्रत्यय लगा है, और इसमें वाणिज्य में नहीं, वाणिज्य के अंदर यह प्रत्यय लगा के वाणिज्य हो गया। ठीक है, तो इन दोनों के अंदर तो यह प्रत्यय लगा। अब बचा त्व यहां है, त्व यहां है, तो ए और सी कहां है, ए और सी यहां है। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 3। आसान था, लड्डू जैसा प्रश्न था, कुछ कठिन था नहीं इसमें। चलिए जी, अगला प्रश्न आपके सामने, बताइए चरित्रवान व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, इस वाक्य में विशेषण क्या है? और जो लोग ये बात जानते हैं कि विशेषण क्या होता है, उनके लिए यह प्रश्न आसान हो जाएगा। विशेषण विशेष्य का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखो समझना इसको, हम दो चीज पढ़ते हैं, संज्ञा या सर्वनाम। अब इनकी जो विशेषता बतलाता है उसको हम क्या कह देते हैं? उसको हम कह देते हैं विशेषण, है ना। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को हम विशेषण कह देते हैं। तो ये वाला विशेषण है, तो ये क्या कहलाएगा? ये विशेष्य कहलाएगा। ठीक है, विशेष्य। और ये जो विशेष्य होता है या विशेषण के आगे पीछे लग सकता है। कैसे? जैसे मैंने कहा, एक शब्द मैंने प्रयोग किया, काला घोड़ा। अब यहां जो काला घोड़ा शब्द लिखा है, इसमें घोड़ा क्या है? संज्ञा है। घोड़ा क्या है? संज्ञा सर्वनाम है। और काला क्या हो गया? विशेषण हो गया। ठीक है ना। तो यहां देखें, यहां पर एक संज्ञा तो है व्यक्ति, व्यक्ति के आगे क्या लगा है? विशेषण। तो चरित्रवान व्यक्ति में व्यक्ति क्या है? संज्ञा है। चरित्रवान क्या है? विशेषण है ना। तो एक तो हो गया चरित्रवान, मतलब ए हो गया। ठीक है, अब व्यक्ति क्या है? विशेष्य है, ये विशेष्य है। और ये क्या है? चरित्रवान विशेषण है। ठीक, अब क्या बचा? अच्छे और कर्म। तो अच्छे कर्म करता है, कर्म क्या हो गए यहां पर? कर्म यहां पर संज्ञा हो गई, तो इसका हो गया अच्छे। तो ये हो गया आपका विशेष्य, और ये हो गया आपका विशेषण। अच्छा तो आपने शब्द पढ़ा ही है, अच्छा शब्द तो विशेषण होता ही है ना। तो हमारे सामने ये, अब इन्होंने पूछा क्या? विशेषण पूछे है ना। तो विशेषण कौन सा है? ए है और सी है। तो ए और सी कहां लिखा हुआ है? ए और सी यहां लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आ गया। गलती मत करना जल्दी में, हमारे पास बहुत टाइम रहेगा, है ना। टाइम पूरा 60 मिनट मिलेगा आपको। पहले 45 to 60 लगता था, अभी 60 मिनट है। 50 क्वेश्चन है आपके पास, 10 मिनट एक्स्ट्रा है। आराम से प्रश्न को पढ़ो, चीज को समझने का प्रयास करो। हालांकि आपको गद्यांश भी पढ़ने हैं, लेकिन फिर भी इतना समय आपके पास है, थोड़ा सा विचार करके। ऐसा ना हो कि जल्दीबाजी में, है ना, हम लोग गलत कर दें, जो आता है उसको भी गलत कराएं, ऐसा ना हो। जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। और जिन शब्दों की विशेषता बतलाते हैं उनको हम विशेष्य कहते हैं। अविकारी शब्द कौन से हैं? विकारी शब्द कौन से हैं? विकारी में आते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी में आते हैं क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। ये 5 नाम हैं। ठीक है, इसको कुछ लोग 4 मानते हैं, कुछ 5 मानते हैं, कुछ लोग निपात को नहीं मानते, कुछ लोग निपात को मानते हैं। लेकिन अगर हम याद करें तो क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। अगर विकारी की बात करें, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो यहां पर विशेषण और विशेष्य दोनों किस प्रकार के हैं? ये दोनों किस प्रकार के हैं? ये दोनों के दोनों विकारी प्रकार के शब्द हैं। शब्द भेद को अच्छे से पढ़ेंगे तो ये दिक्कत नहीं आएगी। चलिए जी, अगला प्रश्न है आपके सामने, और ये कारक से है। विकारक, है ना, लिंग वचन काल कारक वाच्य पुरुष,
ऐसे ये जो विकारक होते हैं, इन्हीं के कारण विकारी शब्दों में विकार उत्पन्न होता है। यहां पर शब्द दे रखा, वाक्य दे रखा है, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। वाक्य में अपादान कारक क्या है? हम जानते हैं, पेड़ से। क्यों? अगर एक वस्तु स्थिर हो और एक वस्तु गतिमान हो, तो जो स्थिर वस्तु होती है वही क्या कहलाती है? वही आपकी अपादान कहलाती है। पत्ते गिर रहे हैं, पत्ते यहां पर वो नहीं है अपादान, पेड़ है, पेड़ से पत्ते। और यह हम कैसे पहचानते हैं? से शब्द से हम अपादान को जान लेते हैं, है ना। हमने पढ़ा है, ने कर्ता को कर्म है, से सो करण पहचान, संप्रदान को के लिए अपादान से जान, का के की संबंध है, मे पे पर अधिकरण, हेरे अरे संबोधन है, आठों कारक का वर्णन। ठीक है, चलिए जी अगला प्रश्न। फिर से कारक का प्रश्न है, आसान है, कारक पहचानना है। लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया। बताना यह है कि दिए गए वाक्य में से कारक को पहचानिए। डाकुओं करके भगाया, नहीं, भगाया तो क्रिया है ना। करके क्या है? पूर्वकालिक क्रिया है। यह आपकी सामान्य क्रिया है ना, यह पूर्वकालिक क्रिया है। डाकुओं क्या है? यह कर्म है ना। और को क्या है? यहां पर कारक है। तो कारक शब्द क्या हो गया? को। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाक्य में संयुक्त क्रिया का प्रयोग है? अब ये जो समझ सकता है कि संयुक्त क्रिया क्या होती है, वो इसको आसानी से समझ पाएगा। देखिए, हमारे पास में एक मुख्य क्रिया, जब भी संयुक्त क्रिया की बात होती है तो इसमें दो तीन चीजें होती है। एक तो मुख्य क्रिया होती है, एक होती है आपकी सहायक क्रिया, जो कि काल के बारे में बताती है। सहायक क्रिया बताती है भाई ये वर्तमान में हो रहा है, भविष्य में होगा या भूतकाल में हो चुका, तो सहायक क्रिया है। मुख्य क्रिया क्या है? जिसका कर्ता या कर्म पर प्रभाव पड़े, है ना। अब एक चीज होती है, एक और चीज होती है, वो होती है संयोजी क्रिया। कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो मुख्य क्रिया प्लस संयोजी क्रिया से मिलकर बनी होती हैं, ऐसी क्रियाएं संयुक्त क्रिया कहलाती हैं। जैसे यहां पर अगर हम देखें तो रहा, ये रहा है, रही है, रहे हैं, यह सहायक क्रिया है, ठीक है। लेकिन सकना, यह एक अपने आप में क्रिया है। सकना एक क्रिया है, बजना एक क्रिया है। तो यहां पर दो क्रियाएं एक साथ चल रही हैं और दो क्रियाएं एक दूसरे के अंदर। मुख्य क्रिया क्या है? मुख्य क्रिया तो बजना ही है, लेकिन सकना क्या है? सकना एक संयोजी क्रिया है। तो सही उत्तर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 बन जाएगा। प्रिया वीणा बजा सकती है ना। यहां पर यह संयोजी क्रिया के रूप में सकना है, ठीक है। बाकी सब में रहा है, रही है, रहे हैं, यह एक सहायक क्रिया है, ठीक है। तो संयुक्त क्रिया ऑप्शन नंबर 3 है। नीचे दिए गए वाक्य में से क्रिया शब्द को चुनिए। अब ये तो छोटे बच्चे भी बता देंगे, है ना। आंसर आ गया। ये क्या है? सर्वनाम है। मोहन क्या है? मोहन संज्ञा है। ऊपर क्या है? देखो, चिल्लाना तो क्रिया है, ये बात सबको तय है। सर्वनाम है वह, मोहन है संज्ञा। आप मुझे बता दो ऊपर क्या है? कोई ना, इसका आंसर पहले कमेंट करेंगे चैट में, उसके बाद इसका आंसर पढ़ेंगे, ठीक है। पहले अभी आंसर करो, उसके बाद आप इसको पढ़ना। ऊपर दरअसल यहां पर क्रिया विशेषण है, ठीक है। अव्यय शब्द को चिन्हित करें। अव्यय शब्द मतलब होते हैं जिनमें विकार उत्पन्न नहीं होता, जिनमें लिंग वचन काल कारण कारक वाच्य पुरुष आदि के कारण उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो प्रभावहीन होता है। और यहां पर शब्द देखें तो कब सर्वनाम है, पर्याप्त क्या है? व्यक्ति, कार्य, संज्ञा है, इन पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव किस पर नहीं पड़ता? अव्यय पर। धीरे धीरे एक तरह का क्रिया विशेषण है और आंसर जो आ जाएगा वो केवल ए आ जाएगा। ये आ जाएगा सही उत्तर। चलिए जी अगला प्रश्न आपके सामने।
संधि से प्रश्न है और मेरे ख्याल से लड्डू प्रश्न है। मनोविकार में संधि बताइए। तो मनोधन अविकार, मनोधन विकार, मनः धन विकार, मनोधन विकार, आंसर आ जाएगा मनः धन विकार। क्यों? विसर्ग से पहले यदि आ हो, है ना, और विसर्ग के बाद ई या कोई भी स्वर हो तो विसर्ग का ओ बन जाता है। अगर आ है विसर्ग के पहले और इधर इसका जब मेल करेंगे स्वर से तो ओ बन जाएगा विसर्ग का। तो मनः धन विकार से मनोविकार बन गया। इसी तरह से पयः धन ज से पयोज बन गया, पयः धन द से पयोद बन गया, पयः धन धर से पयोधर बन गया। इसी तरह से, है ना, पयोनिधि आपने शब्द सुना होगा, तो पयः से ओ बना पयो हो गया, मनः से मनो हो गया। ठीक है, मनोविज्ञान, मनोविकार, ये सब के सब विसर्ग संधि के नियम हैं। चलिए जी, अगला प्रश्न है लघु धन ऊर्मी का उचित शब्द चुनिए। पहले तो ये बताइए संधि कौन सी? तो स्वाभाविक बात है, यहां पर छोटा ऊ, यहां पर बड़ा ऊ, स्वर संधि। स्वर संधि में कौन सी स्वर संधि? तो ऊ और ऊ दोनों सजातीय हैं, है ना। तो सजातीय स्वर संधि कहां होती है? जब दीर्घ स्वर संधि होती है। दीर्घ स्वर संधि क्या कहती है कि यदि छोटे ऊ का या बड़े ऊ का मेल छोटे ऊ या बड़े ऊ से होता है तो अल्टीमेटली हमको बड़ा ऊ प्राप्त होता है। तो यहां पर देखें, ये छोटा ऊ लगा है, गलत है। यहां पर ओ कर दिया, गलत है। छोटा ऊ है, गलत है। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। ठीक है ना, बढ़िया, मजा आ रहा है ना प्रश्नों को हल करने में? आसान है, प्रश्न आसान है, लेकिन थोड़ा सा सोचेंगे तभी आंसर होंगे। अगर हम सोचें कि एकदम लड्डू प्रश्न पत्र आता है, नहीं भाई, है ना, कंफ्यूजन है, लेकिन डिपेंड करता है। अच्छा, फिर क्या है, आपका कॉन्टेक्स्ट बहुत बड़ा है, आपका जो सिलेबस है वो बहुत वास्ट है। आप कहाँ ये आसान आसान से प्रश्न कर रहे हैं और कहाँ उधर हम रस छंद अलंकार तक पहुंच जाते हैं। अब ये देखिए, छंद की ही पहचान आपसे पूछी गई है। निम्न पद में छंद की पहचान करें, और छंद की पहचान करने के लिए हमको मात्रा की गणना करना आनी चाहिए। तो चलिए जरा मात्राओं की गणना कर लेते हैं। 1 2 1 1 2 2 1 1 कितने हो गए? 6 और 5 11। आगे देखें, 2 1 2 2 2 1 1 1 1 कितने हो गए भाई? 8 9 10 11 12 13 13 11 13 11 पर यति कौन सा होगा? करेक्ट, है ना। तो दोहा आंसर हो गया। वैसे भी हम लोग इस दोहे को तो पहले से जानते थे ना, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुस चून। ठीक, चलिए अगला प्रश्न लीजिए। हाँ, थोड़ा सा इस पे बात कर लेते हैं। देखो, सोरठा के अंदर उल्टा हो जाएगा, इसके अंदर 11 13 11 13 हो जाएगी मात्राएं। दोहा में 13 11, है ना। रोला में 24 24 मात्राएं होती हैं। कितनी 24 24 मात्रा के 4 चरण होते हैं, लेकिन यति 11 13 पे होती है। ये अलग कहानी है, इसको कभी हम डिस्कस करेंगे तब बता दूंगा। सवैया एक वार्णिक छंद है, वार्णिक छंद है, तो ये तो बिल्कुल ही अलग हट गया। ठीक है, चलिए जी अगला प्रश्न समास से प्रश्न है। आसान है प्रश्न। चौराहा में प्रयुक्त समास कौन सा होगा? द्विगु, बहुव्रीहि, तत्पुरुष या अव्ययी भाव। और पिछली बार भी हमने एक प्रश्न देखा था, इस बार भी आसान प्रश्न है। चौ धन राहा, चौ मतलब चारों, चार, राहा मतलब 4 राहों का समूह क्या है? चौराहा है। द्विगु समास बनेगा, संख्यावाचक संज्ञावाचक। चलिए जी अगला। ओहो, समाप्त हो गया। और इसी के साथ हमारे 25 प्रश्न आज के पूरे हुए। आप लोग मुझे बताएंगे कि 25 में से आपने कितने सही किए। पिछले 25 प्रश्नों के अंदर क्या स्कोर रहा, इस बार के 25 प्रश्नों में क्या स्कोर रहा, आप लोगों से मैं जानना चाहूंगा। तो प्लीज एक बार आंसर जरूर करना, कमेंट करके बताइए प्लीज आपको कैसा लग रहा है, ये क्लासेस कैसी लग रही हैं, आप लोग इससे सीख पा रहे हैं नहीं सीख पा रहे हैं, आपको इसके अंदर और क्या क्या चीजें पढ़ना चाहते हैं आप, वो मुझे बताइए। देखिए, अभी हम लोग 2024 2023 2022 के प्रश्न पत्र हल कर रहे हैं। थोड़े समय के बाद में मैं आपके साथ में लाइव आके जुड़ूंगा और मैं प्रयास करूंगा आप लोगों के लिए मैं टॉपिक वाइज, है ना, आपके लिए प्रश्न लेकर आऊं। जैसे हमने वर्णमाला के प्रश्न ले लिए 25-50, हमने संधि के प्रश्न ले लिए। तो प्रश्नों को हल करने से हम बहुत ज़्यादा सीखते हैं, उसको हम प्रयास करेंगे बहुत जल्दी आप लोगों के लिए ऐसी लाइव क्लासेस भी लेकर आने का मैं प्रयास करूंगा। ठीक है, तो आज की कक्षा को यहीं पर देते हैं फिलहाल विराम
मेरे ख्याल से आप लोगों को मजा आया होगा। जो लोग अपने मित्र हैं, आपके घनिष्ठ मित्रों में से जो लोग हैं, उन तक ये खबर जरूर पहुंचाइएगा कि टेस्ट कोच बाय एस चंद का एक ऑफिशियल ऐप है जिस पर आपके लिए मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, क्लासेस अवेलेबल हैं, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। अगली कक्षा में आपके लिए 2023 का अगला प्रश्न पत्र। मैंने अभी तक 2024 का एक प्रश्न पत्र कराया, ये दूसरा 2023 का प्रश्न पत्र था। अभी 2023 में बहुत सारे प्रश्न पत्र हुए थे क्योंकि ऑफलाइन थी क्लास, है ना। तो ऑफलाइन में आपको और भी आप जो एग्जाम ऑफलाइन थी तो उसके अंदर बहुत सारे सेट हुए थे। मैं सभी सेट आपके साथ में हल करने का प्रयास करूंगा, जितने मुझे मिल जाएंगे उतने सारे आपके साथ हल करवाऊंगा। उसके बाद 2022 की तरफ चलेंगे, उसके बाद हम लोग टॉपिक वाइज आ जाएंगे। अगर आप चाहते हैं जल्दी आ जाएं तो भी मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं और जल्दी आपके लिए सुविधाएं उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है ना। चलिए, तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग जुड़े आज की कक्षा में। मुझे पूरा विश्वास है कि आप यहां से कुछ ना कुछ सीख कर जा रहे होंगे। इन 25 प्रश्नों में आपने कुछ नया सीखा ही होगा। होती है अगली कक्षा में फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।